नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देख लेते हैं आर्टिकल 13 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 13 में टोटल 4 क्लॉजेज हैं, 4 क्लॉज 4 पॉइंट है। तो फर्स्ट क्लॉज क्या बात करता है, एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट क्लॉज क्या बात करता है कि ऐसे लॉज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले से ही है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब इससे पहले जितने भी लॉज बन चुके हैं, 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी लॉज बन चुके हैं, मतलब इससे पहले जितने भी लॉज हैं, ठीक है, वो सारे के सारे वॉइड हो जाएंगे, सारे की सारी वॉइड हो जाएंगे 26 जनवरी 1950 के बाद। सारे के सारे वॉइड हो जाएंगे 26 जनवरी 1950 के बाद, अगर वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करते हैं तो। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में जितनी भी फंडामेंटल राइट्स दी हुई है, उसमें से कोई से भी प्रोविजंस को अगर वो लॉज इन्फ्रिंज करते हैं तो वो वॉइड हो जाएंगे। लेकिन जितने एक्सटेंट तक वो वॉइड कर रहे हैं उतने एक्सटेंट तक वो वॉइड हो जाएंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी कि जितने एक्सटेंट तक वो वॉइड कर रहे हैं उतने एक्सटेंट तक वो वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। और सेकेंड क्लॉज अभी बहुत कुछ है इसमें, मैं तो आपको अभी पॉइंट बता रहा हूँ, अभी डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग, है ना। सेकेंड क्लॉज क्या बात करता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे, और अगर ऐसा कोई लॉ बनाती है तो वो वॉइड हो जाएगा इतने एक्सटेंट तक जितनी एक्सटेंट तक वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है अगर वो फंडामेंटल राइट से तो वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन कहाँ तक है, ऐसा तो नहीं है कि पूरा एक लॉ बनाया तो पूरा का पूरा ही वो इनकंसिस्टेंट है, समझ रहे हो आप। अगर मान के चलो कि पूरा एक लॉ है, पूरा एक एक्ट है, उसमें से 2-3 प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, तो फिर वो 2-3 प्रोविजंस खत्म हो जाएंगे। बताता हूँ, बात करते हैं। ये इसमें है ना डॉक्ट्रिन्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि ये जो आर्टिकल 13 है, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब क्या होता है, मान के चलो कि आपने खून कर दिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट समझाने के लिए। आपने मान के चलो खून कर दिया, ठीक है। आपने खून कब किया, 2021 में आपने खून कर दिया, 2021 में ही आपने खून कर दिया। अब खून करने की सज़ा कितनी थी, मान के चलो 5 साल। 5 साल तो कम है, अपन 10 साल ले लेते हैं। खून करने की सज़ा मान के चलो 10 साल है 2021 में। अब 2023 में एक लॉ पास हो जाता है कि खून करने की सज़ा जो है वो 5 साल रहेगी। ऐसा लॉ पास हो जाता है कि यार खून करने की सज़ा जो है वो 5 ईयर्स रहेगी। अब और साथ में बोलते भी है कि ये लॉ का इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा। मतलब क्या, जितने जिसने भी खून किया है पहले, जिसने भी पहले खून किया है, उन सबको 5 साल की सज़ा मिलेगी। मतलब कि मान के चलो 2022 में, मैंने बताया ना आपको कि 2022 में ये लॉ पास हुआ। 2000 आपने 2 साल की सज़ा कर ली, आपने 2021 में किया है ना, 2022 में लॉ पास हो गया, मतलब कि आपने 1 साल की सज़ा तो भुगत लिया आपने। अब आपके पास बचे कितने, 4 साल बचे आपके पास। क्यों, क्योंकि लॉ पास हो गया। और लॉ का इफेक्ट क्या था, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि पहले से लागू हो जाएगा, वो पहले से अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि आज से हुआ तो आज से शुरू होगा। नॉर्मली लॉज ऐसे ही होते हैं, जैसे फार्म लॉ था, ये सब जितने भी लॉज थे वो जब पास हुए तब से अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर ऐसा लिखा है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा, मतलब पहले के जितने भी एक्ट्स थे उस सब को हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब एक केस है इसका, मैं केस बताता हूँ आपको। केशवन माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें क्या हुआ था, एक आदमी था जिसने जिसने ऑफेंस किया था सेक्शन 18 प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931 के अंदर। सेक्शन 18 क्या था कि कोई भी आप न्यूज़ रिपोर्ट या न्यूज़ शीट आप बिना ऑथराइजेशन के पब्लिश नहीं कर सकते हो। एक परमिशन लेनी पड़ती थी, पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। तो 1949 का ये उसने क्या किया था, ये एक आदमी ने कि 1949 में पैम्फलेट छपवा दिए थे बिना ऑथराइजेशन के।
ऑथराइजेशन लेनी पड़ती, लेकिन उसने कर दिया ऐसा। तो उसने क्या किया, 1949 का ये केस है, लेकिन अब ये पास हो गया, कौन सा आर्टिकल 13 पास हो गया 26 जनवरी 1950 के बाद। ये केस करता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगाता है कि यार ये देखो, ये तो फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट है मेरे। आर्टिकल 19(1)(a) में लिखा हुआ है कि राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन, मतलब राइट प्रेस के राइट्स है ना, राइट टू फ्रीडम है, ये भी मेरा राइट है, ये तो इन्फ्रिंजमेंट है। लेकिन बात ये है कि आर्टिकल 13 जो है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, मतलब कि 26 जनवरी 1950 के पहले जितने भी जजमेंट हैं, जितने भी जो भी कुछ हुआ है, उसका कुछ कर नहीं सकते अब, ठीक है। भले ही अब पहले के जो एक्ट्स हैं या पहले जो भी पनिशमेंट भुगत रहे हैं जो भी, उसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, फंडामेंटल राइट्स जो बने हैं, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मतलब जब से लागू 26 जनवरी से हुआ है तो 26 जनवरी से ही इसके प्रोविजंस माने जाएंगे। अब ये जो आदमी बोल रहा है कि यार ये तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है कि मेरा राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन है, तो भैया आपने ऑफेंस कब किया था? 1949 में। 1949 में तो ये लागू ही नहीं हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको हम कैसे बोल दें कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है? समझ रहे हो आप? तो इसीलिए इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। इसलिए 1950 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी कुछ हुआ हो, जिसने भी कुछ किया हो फंडामेंटल राइट्स का, जिसका का भी वायलेशन हो, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब कि वही जैसा मैंने बताया कि आज से हुआ तो आज से ही लागू। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले से ही लागू, भले ही पास आज हो गया लेकिन लागू अब वो जितने भी पहले के काम हुए हैं, जो एक्ट्स हुए हैं, उन सब पे लागू होगा ये बात। अब जैसा कि हमने क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में पढ़ा कि यार जहाँ तक वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के, वहाँ तक वो वॉइड हो जाएगा। अब चाहे तो वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि यार ये तो वॉइड हो, जो भी इन्फ्रिंज करेगा वो वॉइड हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि जहाँ तक वो इनकंसिस्टेंट रहेगा, जिस एक्सटेंट तक वो इनकंसिस्टेंट रहेगा, वहाँ तक वो वॉइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अप्लाई होगा द रूल ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी क्या बोलता है कि कोई भी लॉ पास हुआ, ठीक है, अब उसका जो भी पार्ट इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के, जो भी पार्ट इनकंसिस्टेंट है वो वॉइड हो जाएगा। मान के चलो कि पूरा एक एक्ट है, अगर पूरा ही इनकंसिस्टेंट है तो पूरा वॉइड हो जाएगा, लेकिन अगर एक पार्ट है तो वो पार्ट वॉइड होगा, बाकी एक्ट रहेगा। ये बात करता है, मतलब कि जितना भी इनकंसिस्टेंट है, जितना भी वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, वो वॉइड माना जाएगा। बाकी तो एक्ट रहेगा, अगर पूरा कर रहा है तो पूरा हो जाएगा, जितना भी कर रहा है उतना। अब इसका एक केस है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। इसमें क्या हुआ था, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट एक आया था जिसके 8 सेक्शंस फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे थे। 8 सेक्शंस। अब कोर्ट ने क्या बोला कि यार ये 8 सेक्शन वॉलेट कर रहे हैं ना, तो 8 सेक्शन को हटाओ, बाकी एक्ट को आप हाथ नहीं लगाओगे, बाकी एक्ट तो रहेंगे ना स्टैंड। बाकी एक्ट ने क्या किया है, 8 सेक्शंस कर रहा है तो 8 सेक्शनों को हटा दो आप। आई बात समझ में? ये केस ये बोला गया था इसमें। अब बात ये है कि कुछ ऐसा होता है ना कि यार कुछ आप अगर कुछ एक्ट ऐसे आते हैं ना कि आप अगर एक सेक्शन को भी अगर हटाते हो तो पूरे एक्ट का ही कोई मतलब नहीं बचेगा, समझ रहे हो? तो उस टाइम पर भी ऐसा होता है कि यार पूरे एक्ट को ही अपने को करना पड़ता है कि एक एक्ट का तो कोई मतलब नहीं है। अब बात ये है कि आप किसी भी एक्ट से कोई प्रोविजन हटा सकते हो क्या, सेवरेबल है क्या, मतलब अलग किए जा सकते हैं क्या वो, कि एक प्रोविजन को आप वॉइड कर सकते हो क्या, करना चाहिए क्या, अगर कर दोगे कि तो उसका एसेंस बचेगा क्या, उसका मतलब बचेगा क्या। तो उसमें हमको लेजिस्लेशन की हमको माइंड देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस इंटेंशन के साथ ये लॉ लेके आया है। समझ रहे हो कि मान के चलो वो जो जिस इंटेंशन से लॉ लेके आए थे, वो इंटेंशन ही वो प्रोविजंस हैं जो कि इन्फ्रिंज कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट को, उन्हीं को वॉइड कर रहे हैं। तो उस टाइम पर ये देखा जाएगा। और हाँ, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में अप्लाई किए जाएंगे। मतलब कि 26 जनवरी 1950 के पहले के जितने भी लॉज हैं उस पर भी ये अप्लाई होगा, और जो बाद में है उस पर भी ये अप्लाई होगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है क्या, सीधी लैंग्वेज में वॉइड कर देना यार, वॉइड। अगर कोई भी इन्फ्रिंज करता है फंडामेंटल राइट को, उसको वॉइड कर दो आप, भले ही आप सेक्शन को कर रहे हो, आप एक्ट को कर रहे हो।
समझ रहे हो? बस यही मेन चीज़ आपको ये समझना है कि ऐसा नहीं होता कि पूरा एक्ट वॉइड हो जाता है, जितना पार्ट है उतना वॉइड होता है। आई बात आपको समझ में? ये था डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब बात करते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में क्या देखा था हमने कि यार वो वॉइड कर दिया, वो हटा ही दिया, वो एक्ट ही हटा दिया। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, अगर आपने एक्लिप्स देखा होगा मतलब कि छाया, है ना, तो यही होता है कि हम जो भी एक्ट जो इनकंसिस्टेंट है, जो कि वायलेट कर रहे हैं हमारी फंडामेंटल राइट को, उसको शेडो में ले आते, ओवर शेडो कर देते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या कि यार ये एक एक्ट है, ये प्रोविजंस हैं जो कि फंडामेंटल राइट को, ये फंडामेंटल राइट है, इसको वायलेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, हम फंडामेंटल राइट को ही ऊपर मानेंगे। तुम भले ही रहो, इसको हटा नहीं रहे हम लोग, ये हमारे उसमें है, बुक्स में है, बुक में है, लेकिन इसको हटा नहीं रहे। ये है लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है इसका। इसको जैसे इग्नोर मारते हैं ना, इसको इग्नोर मार दिया हमने, इग्नोर मार दिया कि इसको हमने शेडो कर दिया कि है लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं है फिर भी कोई मतलब नहीं है। जब तक ये जो प्रोविजन है ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तब तक इसको शेडो में रखा जाएगा। लेकिन मान के चलो कि अगर गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर है कोई अमेंडमेंट लाती है, ठीक है, कुछ अमेंडमेंट लाती है फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट ले आई, फिर अगर ये प्रोविजन जो है जो कि पहले वॉयलेट कर रहा था लेकिन अब वॉयलेट नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर से पर्दा हट जाएगा, फिर ये वापस ऑपरेटिव हो जाएगा, वापस ऑपरेटिव हो जाएगा। ये पहले इनऑपरेटिव हो गया, क्यों? क्योंकि यार इन्फ्रिंज कर रहा था, लेकिन अब तो इन्फ्रिंज नहीं कर रहा ना, अब तो हटा दो, अब तो हटा दो। इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में हम लोग पर्दा चढ़ा देते हैं कि छुपा देते हैं इसको कि है तो सही लेकिन कोई मतलब नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्रिंज कर रहा है फंडामेंटल राइट को। जब भी ऐसा होगा कि यार फंडामेंटल राइट में कुछ हम अमेंडमेंट लेके आते हैं, लेजिस्लेचर कुछ अमेंडमेंट लेके आती है और अमेंडमेंट के बाद अगर वो फंडामेंटल राइट्स के वो प्रोविजंस ही ऐसे हो गए कि अब इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है वो इस प्रोविजन से, इस एक्ट के प्रोविजन से, तो यार बिल्कुल आप ओवर शेडो हटा दो उसकी, फिर उसको ऑपरेशन में ले आओ आप। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब बात करते हैं केस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे। भिकाजी नारायण धकरास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का ये केस है। अब हुआ क्या था इसमें स्टेट लॉ जो है, स्टेट लॉ वो ऑथोराइज करता था स्टेट गवर्नमेंट को कि जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में, जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं आप सबको हटा दो, आप अपनी मोनोपोली जमा लो भैया। ये ऑथोराइज करता था, स्टेट लॉ में था ये साफ साफ। अब ये कब की बात है? ये 26 जनवरी 1950 के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, पहले की, ठीक है। तो ये ऑथोराइज करता था स्टेट लॉ। लेकिन अब बात आई कि भैया अब तो कमेंसमेंट की बात आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है, और जो ये अपना लॉ है स्टेट लॉ, ये तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है। कैसे? क्योंकि 19(1)(g जो है, 19(1)(g बात करता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। अब जब फंडामेंटल राइट हमको ये राइट देता है कि हम कोई सा भी वो कर सकते हैं, कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं, और 19(1)(6) जो है, जो बोल रहा था कि स्टेट, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि यार स्टेट गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। मतलब कि 19(1)(g का वायलेशन हो रहा है ये स्टेट लॉ। तो क्या हुआ, तो जो कोर्ट है इसने फिर उसको क्या कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगा के इसको छुपा दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगा के कोर्ट ने इसको छुपा दिया। लेकिन अब बात आई, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 हुआ, जब 19(1)(6) का अमेंडमेंट हुआ, 19(1)(6) का अमेंडमेंट हुआ, तो 19(1)(6) ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी कि भैया आप कोई सा भी बिजनेस मोनोपोलाइज कर सकते हो। 19(1)(6) ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि आप करो मोनोपोल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हुआ, जब मोनोपोलाइज कर दिया बिजनेस, तो क्या हुआ, जो हमने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स चढ़ाई थी कोर्ट ने, उसको वापस से हटा दी, पर्दा हटा दिया, और ये जो लॉ है वापस से ऑपरेशन में आ गया, वापस से ऑपरेशन में आ गया। मतलब जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स को आपने पहले भगाया, फिर आप लेके आ गए, अब फिर भगा रहे हो आप, भगाना पड़ेगा क्योंकि मोनोपोलाइज करने की परमिशन तो दे दी, फंडामेंटल राइट अब आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। समझे आप? ये था डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स।
अब बात करते हैं हम लोग क्लॉज 2 की, जो कि बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। अब इसको समझने के लिए मतलब दिमाग हिला देने वाला एक केस है, मतलब मज़े आ जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं मज़े आ जाते हैं, आप खुद बोलोगे कि हाँ यार। एक केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स, स्टेट ऑफ गुजरात श्री अंबिका मिल्स। अब इसमें होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें होता है कि 1953 में एक बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट, बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1953 के अंडर आता है, 1953 में आता है, 1953 मतलब क्या 26 जनवरी 1950 के बाद आया, ठीक है। अब होता क्या है कि इस जो एक्ट है इसके कुछ जो प्रोविजंस हैं वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे थे। कौन से फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे थे? 19(1)(f). 19(1)(f) क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब नहीं है लेकिन पहले था, ठीक है। उसको इन्फ्रिंज कर रहे थे, उसको वायलेट कर रहे थे राइट टू प्रॉपर्टी को। अब देखा जाए तो अपन ने क्या पढ़ा था कि यार ऐसा तो कोई लॉ आ ही नहीं सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे। लेकिन यहाँ पर जो अपीलेंट थे वो कौन थी? श्री अंबिका मिल्स, जो कि एक कंपनी है, सिटीजन नहीं है। सेक्शन आर्टिकल 19 सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपने एक लॉ ऐसा कोई पास ही कैसे कर दिया जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे, हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। तो इसमें कोर्ट ने बहुत शानदार बात बोली, बहुत शानदार बात बोली। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स थोड़ा सा आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कोर्ट ने क्या बोला कि मान के चलो दोस्तों मान के चलो कि ऐसा जो लॉ है 1953 में नहीं लेकिन 1947 या 48 में आता, मतलब कि कमेंसमेंट से पहले आता, ठीक है। तो हम क्या करते? हम पूरे एक्ट को हम वॉइड कर देते क्या, या फिर जितना पार्ट है सिर्फ उसको वॉइड करते? तो बात क्या है कि जब अगर 1950 के पहले अगर ये एक्ट आता तो कोर्ट ने ऐसा बोला कि मान के चलो दोस्तों कि अगर ये एक्ट जो है 1950 के पहले आता, 1948 के पहले आता, 1948-47 में आता, तो मैं क्या करता? तो मैं एक्ट बनाए रखता, लेकिन सिटीजन्स के लिए वो एक्ट वॉइड होता, लेकिन बाकी सारे नॉन सिटीजन्स के लिए एक्ट वो वैलिड होता। क्योंकि सेक्शन आर्टिकल 19 बात करता है सिटीजन्स के लिए, नॉन सिटीजन्स के बारे में आर्टिकल 19 बात नहीं करता। तो ये जो एक्ट आया है सिटीजन्स के लिए तो वॉइड रहेगा, लेकिन नॉन सिटीजन्स के लिए वो वैलिड रहेगा। अगर ये एक्ट जो है कमेंसमेंट के पहले आता तो मैं ऐसा करता, तो कमेंसमेंट के बाद ऐसा हाल हो जाता। तो अगर मैं पहले कर सकता हूं तो मैं अब क्यों नहीं कर सकता? ये चीज़ तो मैं अब क्यों नहीं कर सकता? भले ही 1947-48 में आता वो, तो मैं ऐसा करता, तो 1953 में मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? पूरा एक्ट में क्यों वॉइड करूं? भले ही आप सिटीजन्स के लिए जरूर, मैं मानता हूं कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, नॉन सिटीजन्स के लिए तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है ना। तो ये एक्ट आ गया, तो कोर्ट ने क्या बोला कि ये एक्ट आ गया 1953 वाला, राइट टू प्रॉपर्टी को इन्फ्रिंज कर रहा है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन इन फंडामेंटल राइट वॉयलेट किसकी कर रहा है? सिटीजन की। तो सिटीजन के लिए ये एक्ट वॉइड माना जाएगा, नॉन सिटीजन्स के लिए ये एक्ट वैलिड माना जाएगा। और ये जो श्री अंबिका मिल्स थी ये एक कंपनी थी, सिटीजन नहीं माना जाएगा इसको, ये कंपनी है, तो इसके लिए तो माना जाएगा, वैलिड रहेगा, इसके लिए वॉइड नहीं माना जाएगा। समझे आप ये चीज़? तो ये था ये पूरा केस। अब बात करते हैं क्लॉज 3 की, जो कि बताता है लॉ क्या होता है, लॉ की डेफिनेशन क्या है। तो लॉ की डेफिनेशन, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें लॉ के अंडर आएंगी। लेकिन लॉ के अंडर एक बहुत खतरनाक एक्सेप्शन है, जो कि आप भी बोलोगे कि हाँ यार ये कैसे? जितने भी पर्सनल लॉज जो होते हैं ना, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जो भी पर्सनल लॉज हैं वो सारे लॉ की कैटेगरी में नहीं आते। भले ही आप बोल रहे हो उसको हिंदू लॉ, लेकिन ये लॉ की कैटेगरी में नहीं आएंगे। कौन सी लॉ की कैटेगरी में दोस्तों? कौन सी लॉ की कैटेगरी में? जो लॉ की डेफिनेशन इसमें है आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में जो भी डेफिनेशन दी हुई है उस कैटेगरी में ये नहीं आएगा। उस कैटेगरी में हम इसको लॉ नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि हमको मालूम है, सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है,
प्रियम्बल में लिखा है सेक्युलर कंट्री है हमारी। अब सेक्युलर का मतलब ही जब कोई रिलीजन नहीं होता, तो अगर हम ये हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, किसी भी पर्सनल लॉ को हम मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मानेगा, तो इसका मतलब तो यार किसी मतलब वो बढ़ावा दे रहा है किसी उसको। तो ऐसा तो हम देना नहीं चाहते किसी भी रिलीजन को बढ़ावा, किसी भी रिलीजन का पर्सपेक्टिव जो है। तो इसीलिए इस रीजन की वजह से इसको हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो बात करते हैं हमारे क्लॉज 4 की कि क्लॉज 4 आया कैसे। तो हम देखते हैं कि आया कैसे। तो इसकी बहुत लंबी कहानी है। तो शुरू होती है वो कहानी एक केस लॉ के साथ। केस लॉ कौन सा था? शंकरी प्रसाद सिंह दियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोला गया था? कोर्ट से ये बोला कि भैया जो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 था ना, उसने तो हमारी कुछ फंडामेंटल राइट्स को गायब ही कर दिया, कम कर दी, मतलब हमारी फंडामेंटल राइट्स कम कर दी। आर्टिकल 13 तो ये बोलता है कि कोई सा भी एक ऐसा लॉ पास नहीं हो सकता जो कि फंडामेंटल राइट को कम करे या खत्म करे, वॉयलेट करे। तो आपने तो कम ही कर दी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसको तो आप जो ये लॉ पास हुआ अमेंडमेंट एक्ट, इसको आप अवॉइड करो। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि भैया जो आर्टिकल 13(2) में जो लॉ दिया हुआ है, आर्टिकल 13(2) में जो वर्ड लॉ दिया हुआ है, और जो 360 आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट किया है वो लॉ, ये दोनों लॉ अलग अलग हैं। मतलब कि आर्टिकल 13(2) वाला जो लॉ है वो इसमें अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि जो अमेंडमेंट वाला जो लॉ है वो लॉ इसमें नहीं माना जाएगा। मतलब कि ये लॉ तो ये जो लॉ है इसकी वैलिडिटी तो मानी जाएगी, भले ही अब ये अमेंडमेंट में कुछ भी करे, खत्म करे, कम करे, उसको माना जाएगा, उसको वॉइड नहीं माना जाएगा। वो वैलिड रहेगा, वो वॉइड नहीं माना जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला। अब फिर आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब ये जो केस है 6:5 के डिसीजन के साथ, 6:5 के डिसीजन के साथ इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया जो आर्टिकल 13(2) वाला जो लॉ है और जो पार्लियामेंट जो 368 के अंदर जो अमेंडमेंट पास करती है वो वाला जो लॉ है, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पास किया है और जिसने जो फंडामेंटल राइट्स को कम किया है, फंडामेंटल राइट को कम किया है या इन्फ्रिंज किया है उस लॉ ने, तो वैसे ही उसने अल्ट्रा वायरस वाला काम कर दिया। अल्ट्रा वायरस मतलब कि अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके, मतलब कि आप पुलिस वाले को बस ये काम दिया था कि यार आप पकड़ के लाओ, लेकिन उसने वैसे ही सूली पे लटका दिया सामने वाले को। अल्ट्रा वायरस काम कर रहा है, अथॉरिटी के बाहर काम कर रहा है। तो यही बोला कि यार ये जो लॉ है ये दोनों तो सेम है, ठीक है। आप एक ऐसा लॉ लेके आ रहे हो अमेंडमेंट करके कि यार ये तो कम कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, या खत्म कर रहा है, या वॉइड कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाना, ये तो वॉइड होना चाहिए, ये तो वॉइड है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस केस में 6:5 की जजमेंट के साथ। फिर उसके बाद आया 24th अमेंडमेंट 1971 का 24th अमेंडमेंट आया, जिसने हमारे क्लॉज 4 को ऐड किया, आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 को ऐड किया, जो कि बोलता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। ये क्लॉज को ऐड किया गया। और साथ ही साथ क्लॉज 3 इन आर्टिकल 368 का भी क्लॉज 3 को ऐड किया गया। और फिर आया लैंडमार्क जजमेंट केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। लैंडमार्क जजमेंट जिसने सब कुछ पलट के रख दिया, या फिर आप बोलो तो बिल्कुल क्लियर कर दिया सब कुछ। इसमें यूनैनिमस जजमेंट आया, यूनैनिमस जजमेंट आया इस केस में। इसमें क्या बोला कि ये जो 24th अमेंडमेंट 1971 ये जो एक्ट आया है ये बिल्कुल लीगल है, ये बिल्कुल लीगल है, ये कुछ अल्ट्रा वायरस कुछ नहीं है, ये बिल्कुल लीगल है। और साथ ही साथ जो क्लॉज 4 के अंडर अब जो पार्लियामेंट है 368 के अंदर फंडामेंटल राइट को बिल्कुल अमेंड कर सकती है, बिल्कुल पावर है पार्लियामेंट के पास कि बिल्कुल अमेंड कर सकती है। वो भले ही वॉयलेट करे, इन्फ्रिंज करे, कुछ भी करे, एब्रिज करे, कम करे, कुछ भी करे, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल पावर है पार्लियामेंट के पास, क्योंकि ये 2 क्लॉज ऐड हो चुके हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1971 वाला है 24th अमेंडमेंट, ये बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल लीगल है, साफ कर दिया केशवानंदा भारती। तो
ये था हमारा आर्टिकल 13। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।